बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आलमी सतह पर कलदम करार दी जाने वाली तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर हमला और सिविलियन को होस्टेज बनाना यकीनी तौर पर सख्त तरीन अल्फाज में काबिल मजम्मत है और हम इस अमल की, इस फेल की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, बलूचिस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे, पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या ये जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जाफर एक्सप्रेस पर हमला और दूसरे मामलात, इनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कसूर है? हंसिएगा नहीं, सवाल ये मैंने इसलिए पूछा, हैरान ना हो, सवाल ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि लग ऐसा ही रहा है। हुकूमती वुज़रा के बयानात कल से लेके आज तक अगर मैं सुन रहा हूँ, इनकी एक पूरी तरतीब है। हुकूमत का इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ नून लीग के वुज़रा एक ही तरह के उनके बयानात, चाहे वो जनाब पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत हो या फिर राना सनाउल्लाह हो या फिर जनाब मोहसिन नकवी साहब हों या ख्वाजा आसिफ हों या बिलावल भुट्टो साहब हों, कुछ इन बिटवीन द लाइन, कुछ बरह रास्त तौर पर, कुछ गैर महसूस अंदाज में इसी किस्म का तासुर और उसके बाद फिर हुकूमत की जानिब से इस किस्म की खबरें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें कुछ सवालात हमारे सामने रखती हैं जिनके जवाबात हमने हासिल करने की कोशिश की है। बोर आपने नहीं होना। इस वक्त चल क्या रहा है वो तो कई सारे दोस्त आपको बता रहे हैं, कई सारे चैनल से आपको पता चल रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसकी वजूहात क्या हैं ये भी आपके सामने रखनी है। कल की वीडियो में मैंने आपके सामने जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के लाडले बच्चे नवाज शरीफ साहब हैं उनकी कुछ तारीख आपके सामने रखी थी। आज मैं आपके सामने पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तारीख रखना चाहता हूँ, फिर इस लेटेस्ट मामले के साथ मैं लिंक करता हूँ। बहरहाल जो ताज़ा तरीन इत्तलात इस वक्त आ रही हैं वो जनाब ये आ रही हैं कि बड़ी तादाद में 100 से ज़ायद जो लोग हैं जिनको होस्टेज किया गया था उनको बाजियाब करवा लिया गया है। इस पर वॉइस ऑफ अमेरिका या BBC क्या कह रहा है ये मैं आपको नहीं कहता, ये मैं आपको नहीं बताता, आप खुद पढ़ सकते हैं, वरना फिर हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाएगा कि हम कोई मखसूस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका इस वक्त कुछ और बात कर रहे हैं। मैं आपको लेकर जाऊँगा जनाब तारीख के अंदर, और बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म फ़लसफ़े के तहत अस्करी, ये जो अस्करियत पसंदी है, ये जो शिद्दत पसंदी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसका आगाज़ 1970 की दहाई में हुआ जब बलूचिस्तान की पहली मुंतखब असम्बली और हुकूमत को मुअत्तल किया गया। और ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आजकल कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को मुअत्तल करने, जहाँ PTI की हुकूमत है, और वहाँ पर भी उनसे हुकूमत छीनने और जनाब हुकूमत को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर सरदार अताउल्लाह मैंगल जनाब सूबे के वज़ीर आला थे, मीर गौस बख्श बजंजो गवर्नर थे जिनका ताल्लुक नेशनल अवामी पार्टी से था, NAP इसे कहा जाता था। ये मैं तारीख़ आपके सामने इसलिए रखता हूँ, कुछ दोस्त एतराज़ भी करते हैं, वो गिनती में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो एतराज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, जो एतराज़ करते हैं वो कहते हैं ये बताएं इस वक्त क्या हो रहा है। वो तो काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं। मैं ये चीज़ें तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने इसलिए रखता हूँ ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर हैं, हमसे जो बड़े हैं, जो हमें सुनने वाले हैं, वो हमें गाइड करें कि क्या हुआ था उस वक्त, वो सब कुछ देख रहे थे। और जो नौजवान सुनने वाले हैं वो भी जनाब रहनुमाई हासिल करें उनसे और हमसे, उनके कमेंट बॉक्स के ज़रिए, जो है उनकी राय के ज़रिए, हमारी वीडियो के ज़रिए कि आखिरकार हुआ क्या, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो जनाब भुट्टो साहब की हुकूमत थी, सिर्फ 1 माह के अंदर जो मुंतखब हुकूमत थी बलूचिस्तान की, उसको जनाब इस तरह से ख़त्म कर दिया गया, उसको इस तरह से मुअत्तल कर दिया गया। 10 माह का अरसा था। गौस बख्श बजंजो, अताउल्लाह मैंगल और नवाब बख्श मरी समेत नेशनल पार्टी के कई सरकर्दगा रहनुमाओं को गिरफ्तार करके उन पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाया गया, जिससे हैदराबाद साजिश केस के नाम से याद किया जाता है। हैदराबाद साजिश केस। अब आ जाए जनाब इस किताब की जानिब। ये जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब की बड़े ज़बरदस्त मुहक्किक रिसर्चर, इनकी किताब है पाकिस्तान की नाकाम साजिशें। यहाँ से मैं आपको हवाला देने जा रहा हूँ। इसके अंदर 2 रुख बयान किए गए हैं तस्वीर के। पहला रुख है हुकूमती मौक़िफ़ और उसके बाद फिर जो रिसर्चर कहते हैं तारीख़ का दूसरा रुख। हैदराबाद साजिश केस, ये जनाब इस यहाँ पे पूरा चैप्टर है सफ़ा 91 पर,
और क्या हुआ, 1976 के लगभग हुकूमत पाकिस्तान ने बलोचिस्तान और सरहद, उस वक्त का सरहद आजकल KP के, अलहदगी की एक साजिश का पता चलाया और इस साजिश के सरगर्म अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद को हैदराबाद जेल में कैद रखा गया और वहीं उन पर खसूसी टर्मिनल में मुकदमा चलाया गया। हैदराबाद जेल के हवाले से इस टर्मिनल को हैदराबाद टर्मिनल और साजिश मुकदमा को हैदराबाद साजिश केस का नाम दिया गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये साजिश इसी मुकदमा के नाम से मारूफ है, यानी हैदराबाद साजिश केस। और इसमें अताउल्लाह मैंगल, गौस बख्श बजिंजो और नवाब खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी हुई। अताउल्लाह मैंगल साहब अख्तर मैंगल साहब के वालिद थे। अख्तर मैंगल साहब की कल जो स्टेटमेंट आई, जो उन्होंने ट्वीट किया, वो भी आपके सामने है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे हैं, हम आपको समझाते रहे। हालात ना आज हमारे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। अच्छा, ये किताब आगे चलकर क्या बताती है? जनवरी 1976 में इस मुकदमे की समाअत के लिए खसूसी टर्मिनल तश्कील दिया गया, जिसके सरबराह जस्टिस असलम रियाज हुसैन थे। टर्मिनल के दीगर अरकान में सरहद हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल हकीम खान और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मुश्ताक अली काजी शामिल थे। मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस असलम रियाज हुसैन पंजाब हाई कोर्ट और जस्टिस अब्दुल हकीम खान सरहद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए, तो जस्टिस मुश्ताक अली काजी ट्रिब्यूनल के सरबराह बन गए। अच्छा, ये मामला इसी तरह से जनाब आगे चलता रहा। इस दौरान क्या कुछ हुआ, लंबी तफसील है, फिर भी किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि कौन कौन लोग इसके अंदर पेश हुए, क्या हुआ क्या आखिरकार 77 में। इसी दौरान जुलाई 1977 में हालात ने करवट बदली और जनाब अच्छा, पहले मैं आपको यह बताऊं कि अदालत की कार्रवाई बड़ी सुस्त रवि से जारी रही। इसका अंदाज़ा इस अमल से लगाया जा सकता है कि जनवरी 1978 तक इस्तगासा की जानिब से पेश होने वाले 445 गवाहान में से सिर्फ 30 गवाहान की गवाही रिकॉर्ड हो सकी थी। आज भी कई मामलात की जो है वो जो कार्रवाई है वो बड़ी सुस्तरवी के साथ चल रही है। मैं किसी का कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करता, लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता कोई ऐसा ही काम करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और वहाँ पर भी हुकूमत ख़त्म कर दें और लोगों को गिरफ़्तार कर लें, जो कुछ अब तक हो रहा है, और फिर जनाब वहाँ पर आप उनका मैंडेट मानने से इनकार करें, तो खुदा न खास्ता मामला किस तरफ को जा सकता है। मैं कोई एक्सक्यूज़ आपके सामने नहीं रख रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें बना कैसे करती हैं। इस दौरान जुलाई 1977 में हालात ने करवट बदली और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर जनरल ज़िया बरसरे इक़्तिदार आ गए। जनरल ज़िया ने साजिश के मुलज़मान के साथ बड़ी नरमी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने पहले अताउल्लाह मैंगल को हुकूमत के अखराजात पर हार्ट सर्जरी के लिए अमरीका रवाना किया, फिर खान अब्दुल वली खान को इलाज के लिए कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने जिनके खिलाफ ये मुकदमा चलाया था, उसके बाद मार्शल लॉ की फौजी हुकूमत आई और उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, ये दो चीज़ें आपके सामने हैं। अताउल्लाह मैंगल हुकूमत के अखराजात पर हार्ट सर्जरी के लिए अमरीका, अब्दुल वली खान इलाज के लिए कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी, इस बात में मैं नहीं जा रहा कि जनाब सज़ा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ट्रिब्यूनल क्या कर रहा था, कसूर था नहीं था। सवाल सिर्फ ये है कि क्योंकि भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट जनाब उस वक्त आमने सामने उनके जनाब आपस में जो मफादात हैं वो टकरा गए। पहले एक थे, ज़ाहिर बात है 71 के बाद जब पाकिस्तान टूटा तो इस्टेब्लिशमेंट ही भुट्टो साहब को लेके आई, मफादात फिर टकरा गए। तो ये जो दोनों भुट्टो साहब के मुखालफीन थे, डेफिनेटली ये फिर जनरल ज़िया साहब के साथ खड़े हो गए और फिर फांसी हुई। आजकल ये कुछ और फरमाते हैं, ANP वाले भी और BNP में वाले भी। लेकिन उस वक्त रावलपिंडी आने के बाद जनरल ज़िया से 2 मुलाकातें हुई। इंतखाब से पहले एहतसाब का नारा बुलंद किया, इस नारे ने जनरल ज़िया को इंतखाब मुलतवी करने का रास्ता बुझा दिया। उसके बाद जो रास्ता सुझा दिया, 1 जनवरी 1978 जनरल ज़िया ने हैदराबाद टर्मिनल कोर्ट तोड़ने का ऐलान किया और पाकिस्तान की तारीख का बाब अपने ख़त्म तक पहुँच गया। यानी और दूसरा जनाब इसका चैप्टर है तस्वीर का दूसरा रुख, हैदराबाद साजिश मुकदमे का ड्रामा इसके नाम से। और 1993 में पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर जनाब अहमद सलीम की किताब शाये हुई, जिसका नाम बलोचिस्तान सूबा मरकज़ ताल्लुकात था। इस किताब में क़याम पाकिस्तान के बाद बलोचिस्तान में चलने वाली तरीक़ों का पस मंज़र बयान किया गया। ज़ेर नज़र बाब इसी किताब का हिस्सा है, इसमें दूसरा रुख पेश किया जा रहा है। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि मुसल्लह कार्रवाइयों के साथ साथ जब ऑपरेशन भी किया गया बलोचिस्तान के अंदर, भुट्टो दौर में फ़ौजी ऑपरेशन, हुकूमत नेशनल अवामी पार्टी नैब की सियासी क़यादत को कुचलने पर तुली हुई थी। इस सिलसिले में हयात मोहम्मद शेरपाओ के कत्ल को बहाना बनाया गया। 10 फरवरी 1975 को इस वाक़े के फ़ौरन बाद हुकूमत ने नैब को कलअदम करार देकर एक सरकारी ऐलान के ज़रिए उसके फ़ंड ज़ब्त कर लिए और यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। और फिर पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर कई बातें हुई। जी हाँ, पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर कई बातें हुई कि पहली मरतबा किसी सियासी जमात के ऊपर इस तरह से पाबंदी लगी। आपको याद होगा कि जब ये सारा मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी 9 मई के बाद कर रहे थे, हमको वह मामलात का कंपैरेटिव एनालिसिस इस तरह से नहीं कर रहे कि दोनों किस्म की सूरत हाल एक जैसी है। आपको सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं
जनाब पाकिस्तान के अंदर मामलात किस तरह से चला करते हैं और किस तरह से जनाब आगे बढ़ा करते हैं। और इसी तरह से ये मामला जनाब चलता रहा और नैब के 3 रहनुमाओं मीर गौस बख्श बसंजो, अताउल्लाह मैंगल और खैर बख्श मरी, इनके खिलाफ जनाब हैदराबाद की खसूसी अदालत में फ़र्द जुर्म इनके ऊपर आयद की गई। मामलात चलते रहे, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जनाब ये हुआ कि जब जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो को हटाकर मार्शल नाफिज कर दिया, इंटेलिजेंस के सरबराह डायरेक्टर AB आवान का कहना है, ये उन्होंने लिखा है कि 6 दिसंबर 1977 को 15 मुलजमों की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई। इस वक्त तक जो शहादतें पेश की जा चुकी थी उनकी बुनियाद पर ट्रिब्यूनल ने करार दिया, ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया क्या, इन एतराज़ात के मुताबिक तमाम मुलजमों को मुजरमाना साजिश का मुजरम नहीं गर्दाना जा सकता। इसकी बुनियाद पर मुलजमों को जमानत पर रहा कर दिया गया। चंद रोज़ बाद आम माफ़ी के तहत सारे मुलजिम छोड़ दिए गए। 1978 में मुकदमा भी वापस ले लिया गया। ओ प्याज है तुहाडा ट्रिब्यूनल। अब हम यहाँ कुछ सवालात करने हैं, आपके सामने रखने हैं कि अगर वाकई ये मुकदमा दुरुस्त था तो फिर इसे सही तरीके से सही अंदाज में क्यों नहीं चलाया गया, लोगों को इसके ऊपर सज़ाएँ क्यों नहीं हुई, और अगर ये झूठा मुकदमा था तो क्या इस मुकदमे की वजह से आज हालात यहाँ तक नहीं पहुँचे कि जनाब आज पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर ये जो हालात है पूरी दुनिया इसके ऊपर सवालात कर रही है और पूछा जा रहा है कि जनाब आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आप क्या बात करते हैं और हो क्या रहा है। सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो पाकिस्तान की नाम नहाद जमहूरी सियासी जमातें, मैंने नून लीग का किरदार भी आपके सामने रखा, मैंने पीपल्स पार्टी का किरदार भी आपके सामने रखा, मैंने नवाज शरीफ साहब का किरदार भी आपके सामने रखा, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी किरदार आपके सामने रखा, और आजकल जो आसिफ जरदारी साहब का किरदार है जो कि ख़ुद को बलोच कहते हैं, और आजकल जो बिलावल भुट्टो साहब का किरदार है, उमर अयूब साहब ने असम्बली के अंदर भी ये बात की है, वहाँ पर भी उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जनाब जो है वो मोहसिन नकवी साहब कहाँ पर हैं, वो जो कहा करते थे कि जनाब ये सारे जो मामलात हैं वो एक SHO की मार हैं, और हम कहते हैं कि मास्टर माइंड बलूचिस्तान के अंदर हैं। हम आपकी बात पे यकीन करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन सवाल इधर ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो साहब पूरी दुनिया का तो विज़िट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो बलूचिस्तान का विज़िट नहीं कर सकते? बलूचिस्तान के साथ 80 की दहाई के बाद किस किस्म के ताल्लुकात थे पाकिस्तान के, अपनी तरफ से हमने उनकी मदद की। आज अफ़गानी पाकिस्तानियों का नाम नहीं सुनना चाहते। उस वक्त भी इन सारे मामलात के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। 80 की दहाई के अंदर जनरल ज़िया-उल हक साहब थे, उसके बाद जनाब 99 के बाद जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। ये तमाम तर चीज़ें क्या कहती हैं, ये तमाम तर चीज़ें हमें किस तरफ को लेकर जाती हैं? आज भी जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हमारे सामने मौक़िफ़ रखती है, आज भी जो बात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कहती है वो हम मान लेते हैं उनके ऊपर, और हम कहते हैं बिल्कुल जनाब आप बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन कुछ सवालात भी हैं ना इस पाकिस्तानी कौम के। पाकिस्तानी कौम ये पूछती है कि आखिरकार जब भी इस किस्म के कोई भी मामलात होते हैं तो मुल्क के अंदर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पावर के अंदर होती है, और जनाब उसके बाद बाकायदा तौर पर कुछ सियासी जमातों के हवाले से, कुछ रहनुमाओं के हवाले से ये कहा जाता है कि जनाब ये मुल्क दुश्मन है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। आज ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से की जा रही हैं। सवालात तो फिर उठते हैं, इमरान खान ने क्या पैगाम दिया? उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी अपने कदम दोबारा जमा चुकी है। हमारे दौर में मुल्क में दहशतगर्दी पर काबू पाकर इसको सेहत के फ़रोग की जानिब गामजन किया जा चुका था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे बेहतर हुई थी, लेकिन रजीम चेंज ने इस सारे अमल को भी रिवर्स गियर लगा दिया, और अब बदकिस्मती से हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दोबारा दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क बन चुके हैं। अंदरूनी मामलात को इस तरह को इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अंदरूनी मामलात की तरह इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, उनके साथ मामलात बातचीत से हल होने चाहिए। जब तक हमसाया मुल्क को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं होगी, मुल्क में अमन नहीं आ सकता। फ़ौजी ऑपरेशन कभी मसाइल का हल नहीं होते, बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन व इस्तेहकाम की कोशिश ही से निकलता है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तरीक़े इंसाफ को तोड़ने ही में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। गवर्नेंस का बुरा हाल इसलिए है कि हर जगह अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बजाय फार्म 47 वालों का कब्जा है। यही है जनाब वो बात। अब लिंक करें इसको, 1970 में भी क्या हुआ था,
इलेक्शन के अंदर धांधली, फिर जहां पर आप धांधली नहीं कर सकते वहां पर जब नैब की हुकूमत बनती है उनको 1 माह के अंदर आप ख़त्म कर देते हैं, वहां से ये आग भड़कती है। वो जो एक सियासी जमात थी वो जनाब एक अस्करी तंजीम का रुख जो है वो धार लेती है। उसके बाद क्या होता है, कमो बेश इस वक्त 6 के करीब ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर हो चुके हैं। आप खुद ही करते हैं, फिर खुद ही माफ़ करते हैं। अगर भुट्टो ने शुरू किया, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से शुरू किया, उनकी हमायत से शुरू किया, बाद में ज़ियाउल हक साहब ने आके उसको रिवर्स कर दिया। वली खान और मैंगल साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए क्योंकि भुट्टो साहब की फांसी की उस वक्त उन्होंने हमायत की थी, ज़िया साहब को भी सियासी हमायत चाहिए थी। यानी ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, क्या माजी के अंदर जो कुछ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है इसके ऊपर कभी सोचा जाएगा, कभी गौर किया जाएगा? और आज जो कुछ हम कर रहे हैं कभी सोचा जाएगा, कभी गौर किया जाएगा? बहरहाल एक बार फिर, ताकि इस बात का इल्ज़ाम न लगे कि हम भी खुदा न खास्ता कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। आलमी सतह पर ये जो कलदम तंजीम है BLA, पाकिस्तान ने भी कलदम करार दिया, अमरीका ने भी। इसकी जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिविलियन को होस्टेज बनाना सख्त तरीन काबिल मजम्मत अमल है। हम इसको जो है इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं कि खुदारा अपने गिरबान के अंदर भी झांकें कि हमने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।